चलिए, तो तैयारी चल रही है हमारी टर्म 2 एग्जामिनेशन की, साइंस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। और इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो आपको पता है कि जो आपके वन शॉर्ट लेक्चर थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दोनों चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और आई बटन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा, तो वो जाके आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं जो आपका नेक्स्ट सेगमेंट था जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले थे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। पहले हम कार्बन एंड कंपाउंड की बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। इसके बाद जो थर्ड सेगमेंट आएगा जहां पर हम सिंपल पेपर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंप्लीट करेंगे फिजिक्स और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स टर्म 2 एग्जाम में आने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आइए बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। वाओ, वेरी सिंपल। तो हाँ, सिंपल है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड। और फिर जब भी आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है सबसे पहले क्या करते हैं, पहला गियर लगाते हैं। फिर पहला गियर है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गियर बढ़ाते जाएंगे, यानी डिफिकल्टीज की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह से आप अगर कोई भी वीडियो गेम वगैरह देखते हैं तो उसमें कैसे खेलते हैं कि पहला लेवल आया तो थोड़ा सा आसान रहता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिफिकल्टीज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स आपके पास दो प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपका आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे Na+ और Cl- आयन, इन दोनों से मिलकर आपका कंपाउंड बनता है NaCl। तो चूंकि ये आयन से मिलकर बना हुआ है इसलिए इन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो सीधे आप कह सकते हैं व्हेन द एटम बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। सॉरी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। अब H2O में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, इस तरह से बॉन्डिंग है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। क्योंकि ना तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से ना तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट होता है। तो करते क्या है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर H2O क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में डबल डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इस तरह से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बने हो और उस बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड बनता है तो उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे आयंस बनते हैं और आयन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं फॉर्म करता है। तो आपको पता है अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अगर कार्बन को आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो कार्बन क्या कर सकता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन पे 4+4 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि चारों इलेक्ट्रॉन वो लूज करे तो ये आ गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है, पर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, उसका रीजन ध्यान से सुनना। पहला चीज 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि कार्बन के पास अवेलेबल नहीं है। तो इनसफिशिएंट एनर्जी की वजह से जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, मतलब ये C+4 नहीं फाइंड करेगा। दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है लेकिन गेन करने के लिए भी उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उनको होल्ड कर सके, संभाल के रख सके। कैसे, आपको पता है कि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6। अगर गलती से इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 पॉजिटिव
10 नेगेटिव को कैसे होल्ड करवाएंगे। ठीक है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है। दैट्स वाई कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि गिव डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कार्बन ऑकर्स इन नेचर। यानी कार्बन जो है नेचर में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है, अलग अलग फॉर्म में। अब अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल क्यों होता है? तो सामान्यतः कार्बन का जो एटम होता है वो कार्बन ही रहता है, लेकिन इन कार्बन का एटम का जो अरेंजमेंट है, इन कार्बन का आपस में जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास 3 प्रकार के फॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। पहला डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड फ्लोरीन। अब डायमंड क्यों है? तो जब एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है 3D, उसे हम बोलते हैं डायमंड। ग्रेफाइट की बात करते हैं जब एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, 3 कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो ग्रेफाइट बनता है। और फ्लोरीन उसे कहते हैं जब आपस में बॉन्डेड करते करते एक कह सकते हैं फुटबॉल जैसी संरचना बन जाती है, एक क्लोज चेन बन जाती है, चक्रीय संरचना बन जाती है, जहां पर C60 यानी 60 कार्बन एटम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम फ्लोरीन कहते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं और इसीलिए ये नेचर में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप C। यानी आपको होमोलॉगस सीरीज के 2 फर्स्ट मेंबर्स, फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स आपको बताने हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप Cl लगा हो। तो पहली बात तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप Cl आपने पहली बार तो नहीं सुना है, Cl BRIF। अगर ये चारों कहीं पर भी आपको दिखाई देते हैं फंक्शनल ग्रुप के रूप में तो इन्हें हम बोलते हैं हाइलोजेंस। क्या बोलते हैं? हाइलोजेंस बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH3Cl, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसका सेकंड मेंबर हो जाएगा C2H5Cl, इसका हो जाएगा आपका क्लोरोएथेन। तो ये 2 आपके मेंबर हो गए, फर्स्ट 2 मेंबर्स हो गए होमोलॉगस सीरीज के। अच्छा, ये होमोलॉगस सीरीज क्यों है? क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है और CH2 का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। यानी जो पहला मेंबर है वो कह रहे हैं वो मेथेन है। ठीक है, ये हमने मेथेन का फार्मूला लिख दिया। अब कहते हैं राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जब भी हम होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं इसका मतलब उसमें CH2 प्लस करना है। तो यहाँ पर जैसे CH2 यानी 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम जैसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, फोर्थ मेंबर C4H10। तो इस तरह से CH2 प्लस करते जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन चूंकि हमें बात करना है सेकंड और थर्ड मेंबर की, तो ये रहा आपका सेकंड मेंबर और ये रहा आपका थर्ड मेंबर। ठीक है, और फर्स्ट मेंबर इसका मेथेन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास जो बॉन्डिंग है उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास एक तो आपका एल्केन्स है। एल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, दूसरे होते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होते हैं वो आपके डबल बॉन्डेड होते हैं, और तीसरे होते हैं एल्काइंस जो आपके ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और इनका होता है CnH2n-2। अगर कहीं पर भी एल्केन्स हैं यानी इस फार्मूले से बिलोंग करते हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड। ध्यान सुनना, हालांकि पढ़ा चुके हैं हम पूरा, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देते हैं। अगर कहीं पर ये दोनों फार्मूले से बिलोंग करते हैं तो यानी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के होने, उन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अब इसी कंसेप्ट को लेकर ध्यान से देखिए, अगर हम देखेंगे C3H6, C3H6 कौन से फॉर्मूले से बिलोंग कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले से बिलोंग कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेटेड है, और आपको क्या चाहिए, सैचुरेटेड, तो ये कैंसिल हो गया। यही चीज आप यहां देखेंगे तो ये वाला भी सेकेंड बॉन्ड है यानी एल्कीन से, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये आपका सही है, ये आपका सैचुरेटेड है क्योंकि CnH2n+2 यानी डबल सेट 2 प्लस करो, 4 9 8 2 10, तो ये आपका सैचुरेटेड होगा। ये 6 दूनी 12 2 14, तो ये भी आपका सैचुरेटेड होगा। 2 दूनी 4, ये आपका सेकंड वाले से आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में आ गई सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, आपका C4H10 और C6H14। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब CnH2n-2 है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एल्काइंस, और एल्काइंस मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब कहता है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला। ये तो पहला इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका, देखो इसका जो एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये n की वैल्यू 1 रखने पे तो हो आएगा नहीं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गायब भी हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर हो जाएगा C2H4। आपको क्या चाहिए, सेकेंड मेंबर चाहिए, तो सेकेंड मेंबर में CH2 ऐड करेंगे तो C3H6, सॉरी यहां पर ये H2 होगा और यहां पर ये H4 हो, ठीक है। तो आपका सेकेंड मेंबर कौन सा हो जाएगा, C3H4। स्ट्रक्चर बना देता हूं 1 2 3, एक में आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, बाकी 1 2 3 4, सॉरी यहां नहीं आएगा ना, 4 यहां आ जाएगा, ये नहीं आएगा, बस ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 एंड C2H2। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बनाना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और चारों बॉन्ड में आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये तो ये बन गया आपका क्या, ये आपको बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। C2H2 का बना लेते हैं। C2H2 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है तो यहाँ कर दो आप ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है। अब ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया अपना स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूले के हिसाब से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चारों तरफ क्लोरीन है तो यहाँ पर एक क्लोरीन हो गया, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन। क्लोरीन में कितने होते हैं, 2 8 7, लास्ट में 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे। अब कार्बन को आज बचा एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये दोनों तरफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, C2H2। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स विद अ स्वीटी फ्लेम। ध्यान देना, अपने पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। जब स्वीटी फ्लेम आ रही है इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्वीटी फ्लेम है तो सीधे से आपका आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, रीजन ये होता है कि जो आपका सैचुरेटेड होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, वो कंप्लीट कंबंशन देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी सूट नहीं आता है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वह अनकंप्लीट कंबंशन रहता है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम्स जनरेट होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन्स X एंड Y। तो जब एल्कीन्स की बात हो रही है तो इसका मतलब CnH2n,
ये फॉर्मूला आएगा। अब आपको एक्स एंड वाई दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ये और ये, तो आपको देखो बहुत सिंपल सा है कि आपके पास है CXH8, यानी अगर 2n की जगह 8 लिखा हुआ है तो n की जगह कितना हो जाएगा, तो इसका ये क्या है, हाफ है, तो हाफ है तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा C4H8, ये आपका बन गया x। अगर इस तरह y की बात करेंगे तो y लिखा है C10HY, यानी अगर n की जगह जो है 10 लिखा हुआ है तो 2n की जगह यानी डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा C10H20, तो ये हो जाएगा आपका y। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर, अब इसका मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो बर्चक 48 और 8 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56, और इसका निकालेंगे तो 12 धाम 120 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, तो सिंपल से आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास C4H10 है, ये आपका ब्यूटेन है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर एक से अधिक हो, जैसे ध्यान से देखना, यहां पर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं C4, ये हमने 4 कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, किसका, ब्यूटेन का। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर के अलावा भी इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कैसे, जैसे 1 2 3 4, सॉरी यहां पर इसको हम हटा देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर से लिखते हैं 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां कर देते हैं। आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर। राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है, बिल्कुल आपका है, ब्यूटेन का आपको आइसोमर लिखना है और नेम भी लिखना है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्यूटेन और इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। तो ये इसके नाम भी हो गए। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज वही है भाई जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो और साथ में आपका CH2 का डिफरेंस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। तो ये दोनों हो गए आपके इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो ये एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज। ठीक है, अब इस सीरीज की खास बात यह है कि सभी में आपको OH यानी सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे तो आपको CH2 का डिफरेंस दिखेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है, होमो मतलब सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम। अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख देंगे C3। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो सिंपल सा भी है, एल्केन्स पूछ रहा है यानी CnH2n+2। अब तो आपको रट गया होगा। तो अगर नंबर ऑफ n जो है 3 है तो कितने हो जाएंगे, ये हो गया, ये आपका बन गया है एल्केन्स का। एल्केन्स में आता है CnH2n यानी n से जस्ट डबल यानी C3H6। तीसरा आता है एल्काइन CnH2n-2, तो 3 दूनी 6 -2, तो हो जाएगा C3H4। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले बन गए। तो ये अगर फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेंगे तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। तो पहले तो अगर हमें CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले कार्बन का, तो CO2 का क्या बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कार्बन की दोनों तरफ जो है
ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की यानी डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड है। तो ये आपका कार्बन हो गया। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने बना दिया। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो लास्ट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपके अंदर हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और बाकी जो है 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे। इसी तरह इधर वाला जो कार्बन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो जाएंगे और बाकी ये, तो ये बन जाएगा आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। तो CH3Cl CH3Cl यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहाँ पर एक क्लोरीन है ये। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको क्या बनाना है? बस यही बनाना है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड है? तो यहाँ पर सभी जगह क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि सब जगह सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयर की जो है शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर नेचर पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? अगर आपसे कभी नंबर पूछ लेता है तो कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो बाई शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो दे आर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। तो पहले तो मेथेन का फार्मूला पता होना चाहिए, ये बना लिया। मेथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला तो ये आपका बना लिया। अब आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपके पास कार्बन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है हाइड्रोजन के साथ। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये भैया ये आपका मेथेन का बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए ई यूज कर रहा हूँ, आप डॉट भी यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर यूज करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे लिखा वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का एक ही रीजन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना है तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, कोई भी चार्ज है ही नहीं, कोई भी आयंस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो 2 प्रॉपर्टी हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो है आपकी टेट्रावैलेंसी और दूसरी है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन को दूसरी भाषा में कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पर टेट्रा मतलब होता है 4, यानी जो कार्बन होता है उसके पास 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन एक साथ 4 एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। दूसरा कैटिनेशन में यानी कार्बन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है इस तरह से, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी इसी में और भी कई सारी चीज जोड़ना है, तो आपका आइसोमर भी इसका एक रीजन हो सकता है जो भी हमने डिस्कस किया है, पर आपको 2 ही पूछ रहा है तो आपको 2 जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 720। बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा होगा वाओ पहली बार देखा है। तो बहुत सिंपल है भैया, अगर कोई भी कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन का मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि एलोट्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है और बकमस्टर फ्लोरीन। अगर मान लेते हैं उसका 720 क्या आ रहा है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब उस मॉलिक्यूलर मास में जितने भी कार्बन हैं, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक कार्बन एटम का 12 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये आ जाएगा आपका 60। अब 60 कार्बन से मिलकर कोई चीज बना हुआ है तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरीन है, यानी 3rd एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 19 is saying that 2 non-metals A and B combine with each other by sharing the electrons to form compound C। यानी आपके पास A एक नॉन मेटल है
V एक नॉन मेटल है, दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और C एक कंपाउंड बनाते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार्बन अपने पास है, ऑक्सीजन अपने पास है और एक कंपाउंड बनाते हैं CO2। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड C। तो कंपाउंड C का नेचर कैसा होगा, जब दोनों नॉन मेटल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉन मेटल होगा। आगे कहता है विल इट डिजॉल्व इन वाटर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो बिल्कुल डिजॉल्व होगा। विल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बैड कंडक्टर्स होते हैं। विल इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ लेड पेंसिल। तो आपको पता है कि जो पेंसिल्स होती हैं, आपने बचपन से बहुत सारी यूज की होंगी, तो पेंसिल्स के बीच में आपको एक ब्लैक कलर का जो रॉड दिखता है जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है, तो वो होती है ग्रेफाइट का, ठीक है, किसका होता है, ग्रेफाइट का है। या दूसरी चीज अगर देखें तो जो आपका जो बैटरीज होती हैं, सेल होता है, सेल के बीच में एक रॉड रहता है, तो वो भी किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। सेकंड कहता है विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अगर हम बात करें सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी किसकी बनती है, तो बनती है डायमंड की, ठीक है, डायमंड की। आगे लिखा है नेम द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि भैया जो आपका डायमंड होता है वो अगले 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो अगले 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब कार्बन 3 एटम के साथ कनेक्टेड रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसलिए ग्रेफाइट है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या बढ़ना, मिलते हैं ब्रेक के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप भी काफ़ी समय से देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं तो ब्रेक के लिए रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। उससे पहले आपको जानकारी देता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगली बात कि अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो डाउट सेशन खुला हुआ है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो, यदि आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट scientificknowledge.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।